नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में रहने वाली एक महिला गायब हो जाती है। महिला की उम्र है तकरीबन 45 साल और उनका नाम है पिंकी देवी और तारीख है 8 सितंबर। होता यह है कि पिंकी देवी बेसिकली दिल्ली के ही निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में टेक्निकल सुपरवाइज़र के तौर पर काम करती थी। 8 सितंबर को रोज़ की तरह उनके बेटे ने उन्हें निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यानी उनके वर्क स्टेशन में ड्रॉप किया और फिर वहाँ से वापस अपने घर चला गया। और तभी वो वक्त था सुबह का। दोपहर तकरीबन 3 साढ़े 3 बजते बजते पिंकी देवी अपने घर वापस चली आती थी, लेकिन इस रोज़ वो घर नहीं लौटी। जाहिर है जब इंतज़ार लंबा होने लगा तो घर वालों ने उनके ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला कि पिंकी तो निकल चुकी हैं। अब घर वाले थोड़े परेशान हुए कि अगर निकल गई और इतना देर हो गया तो कहाँ गई। उन्होंने फिर पिंकी देवी को फ़ोन करना शुरू किया। खासकर उनके बेटे ने उनको एक के बाद एक कई कॉल्स किए, मगर पिंकी देवी का फ़ोन अनआंसर्ड जा रहा था, यानी फ़ोन स्विच्ड ऑन था लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि कॉल उठ नहीं रही थी। और ये अपने आप में एक और फिक्र पैदा करने वाली यानी चिंता बढ़ाने वाली बात थी। ऐसे में जो उनके परिवार के लोग हैं वो 8 सितंबर से लेकर 9 सितंबर की सुबह तक लगातार पिंकी देवी को अलग अलग जगहों पर ढूंढते रहे। नाते रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर, जानकारों के यहाँ, हर जगह ढूंढा, हर जगह पूछा, लेकिन पिंकी देवी का कुछ पता नहीं चला। और आखिरकार घर वालों ने हार कर 9 सितंबर को दिल्ली के ही अंबेडकर नगर पुलिस थाने में पिंकी देवी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। बल्कि गुमशुदगी क्या, एक बालिग आदमी अगर बगैर बताए इस तरह से गायब हो जाए, फ़ोन करने पर फ़ोन न उठे, तो शक जो है वो पैदा होता है कि यह मामला महज गुमशुदगी का नहीं है बल्कि किसी अनहोनी का है। कहीं ऐसा ना हो कि पिंकी देवी को किडनैप कर लिया गया हो। तो घर वालों ने पिंकी देवी के गायब होने पर किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई, यानी अपहरण का केस दर्ज किया। और अपहरण का मामला अपने आप में काफ़ी संगीन होता है। दिल्ली पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और उसने 9 सितंबर से इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू की। अभी दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी, तब तक दिल्ली पुलिस को एक खबर मिली। ये खबर पुलिस को मिली पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। बताया गया कि ग्रेटर नोएडा में उन्हें एक महिला की लावारिस लाश मिली है और लाश का चेहरा तेज़ाब से बुरी तरह से जला दिया गया है। क्या आपके थाना इलाके में या पूरे दिल्ली में कोई महिला 1-2 दिनों में गायब हुई है? इस तरह का कम्युनिकेशन जब गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है गौतम बुद्ध नगर, तो जब गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने इस तरह का कम्युनिकेशन दिल्ली पुलिस को दिया तो दिल्ली पुलिस की और ख़ासकर अंबेडकर नगर पुलिस के कान खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि ये वही पिंकी देवी की लाश हो जो एक दिन पहले गायब हो गई थी। तो घर वालों को तो खैर उन्होंने बाद में बताया, लेकिन पहले वो पहुंचे मौके पर, उन्होंने डेड बॉडी देखी और डेड बॉडी का हुलिया देखकर पुलिस को ये लगने लगा कि लगता है ये पिंकी देवी की ही लाश है। उन्होंने वहाँ से डेड बॉडी लिफ्ट की, पिक किया और उसको पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में, दिल्ली के ही मॉर्चरी में रखवा दिया। और इसी के साथ उन्होंने पिंकी देवी के घर वालों को इत्तला दी कि हमें एक लावारिस लाश मिली है, आप आकर एक बार देख लीजिए, कहीं बदकिस्मती से ये लाश आपके फैमिली मेम्बर की तो नहीं है। पिंकी देवी के परिवार के लोग दिल्ली पहुँचे। अंबेडकर नगर पुलिस उन्हें मॉर्चरी लेकर गई और मॉर्चरी में जैसे ही उन्होंने वो लाश देखी, खासकर लाश के कपड़े देखे, क्योंकि लाश का चेहरा तो विभत्स था, तेज़ाब से जलाया गया था, लाश के कपड़े देखे तो घर वालों के होश उड़ गए। वो दहाड़े मारकर रोने लगे। काफ़ी देर तक रोते रहे, बहुत मुश्किल से चुप कराया गया और जाहिर है लाश पिंकी देवी की ही थी, तभी घर वाले इस तरह से रो रहे थे और बहुत सदमे में आ गए वो। अब पुलिस वाले जो है वो, मामला मर्डर का था, इस मामले की तफ्तीश करनी थी, घर वालों से पूछताछ करनी थी। अब पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर पिंकी देवी का कत्ल किसने किया होगा, क्यों किया होगा। तो घर वालों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जाहिर है घर वाले ही पिंकी देवी की ज़िंदगी के बारे में, उनके दोस्तों और दुश्मनों के बारे में सबसे बढ़िया जवाब दे सकते थे, सबसे अच्छी जानकारी दे सकते थे। तो घर वालों से जब पूछताछ हुई तो घर वालों ने किसी भी दुश्मनी की बात से या रंजिश की बात से इनकार किया और उन्हें बड़ी हैरानी भी थी
कि पिंकी देवी का कत्ल किसने किया होगा। तो खैर, अब पुलिस ने दोस्ती और दुश्मनी से आगे बढ़कर कुछ और सवाल पूछे। वो सवाल थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। पुलिस ने घर वालों से पूछा कि हमें ये बताइए कि कहीं पिंकी देवी का किसी के साथ रुपए पैसों का कोई लेन देन था क्या, इस वजह से कोई पिंकी देवी से नाराज़ था क्या। इस तरह के सवाल भी घर वालों से पिंकी देवी को लेकर पुलिस ने पूछे। और इस कोशिश में घर वालों ने एक नाम लिया। घर वालों ने कहा कि हाँ, एक आदमी है, मोहम्मद जाकिर उसका नाम है, वो पिंकी देवी के साथ ही काम करता है और मोहम्मद जाकिर को कभी पिंकी जी ने 11 लाख रुपए उधार के तौर पर दिए थे, उनकी मदद की थी। और ये वक्त था साल 2018-19 का, और तब से जो है पिंकी देवी लगातार अपने वो 11 लाख रुपए मोहम्मद जाकिर से मांग रही है, लेकिन वो जाकिर ये रुपए लौटा नहीं रहा है। और जाकिर जो है पिंकी देवी का कलीग है और अभी भी उन्हीं के साथ टेक्निकल सुपरवाइज़र के तौर पर या मतलब सहयोगी के तौर पर वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ही काम करता है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, क्योंकि 11 लाख रुपए की रकम काफ़ी बड़ी थी। और एक ख़ास बात ये भी थी कि जाकिर जो है इतने साल गुजरने के बावजूद रुपए वापस नहीं लौटा रहा था। ये भी बात घर वालों ने बताया कि पिंकी देवी लगातार रुपए मांगती भी थी और पिंकी देवी अक्सर जो है जाकिर के रुपए नहीं लौटाने की वजह से दुखी हो जाया करती थी। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि शायद इस वारदात के पीछे रुपए पैसों के लेन देन जैसी वजह ही सामने आए। अब पुलिस ने जाकिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की और इसी सिलसिले में पुलिस पहुंची निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और वहां जाकर जाकिर के बारे में पता किया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने चेक किए। तो जब इस तरह की तफ्तीश पुलिस ने बढ़ाई आगे, तो पुलिस को ये पता चला कि ये जाकिर ही था जिसने 8 सितंबर की दोपहर को पिंकी देवी को पिक किया था, यानी दफ्तर से निकलते वक्त अपने कलीग पिंकी देवी को अपने साथ लेकर गया था। कुछ रेलवे के एम्प्लॉयज़ ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि हाँ, जाकिर को उन्होंने पिंकी देवी के साथ जाते हुए देखा था। अब जाकिर के बारे में जब वहाँ उसके ऑफिस में पूछताछ की पुलिस ने कि भाई वो कहाँ रहता है और अभी कहाँ होगा, फिर कब ड्यूटी पर आएगा, तो पता चला कि जाकिर तो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर है। अब ये अपने आप में एक अजीब बात थी कि एक आदमी जो दफ्तर से छुट्टी लेकर किसी काम में बिजी है या कहीं घूमने जा रहा है, जो भी रीज़न हो, वो दफ्तर के ही एक कलीग को पिक करने के लिए स्पेशली आ रहा है। ये अपने आप में एक अजीब बात थी। तो जाकिर पर पुलिस की शक की सुई जो है वो बिल्कुल जाकर टिक गई। अब पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया, उसके घर के बारे में जानकारी जुटाई, सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और फाइनली पुलिस जाकिर को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो गई। पहले जाकिर ने इधर उधर की बातें सुनाई, हीला हवाली की, लेकिन फाइनली उसने ये मान लिया, उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने कलीग पिंकी देवी की हत्या की है। और हत्या इसलिए की है क्योंकि पिंकी देवी ने उसे 11 लाख रुपए दिए थे। देखिए कितनी दुखद, कितनी दर्दनाक, कितनी विडंबनापूर्ण ये कहानी है कि जिस महिला ने एक शख्स की मदद की, उसी शख्स ने उस मदद के बदले उसका कत्ल कर दिया। असल में जाकिर ये 11 लाख रुपए लौटाना नहीं चाहता था, नीयत नहीं थी उसकी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने सालों में जाकिर के पास 11 लाख रुपए नहीं भी हुए तो किश्तों में या पार्शियली वो कुछ रुपए लौटा सकता था, लेकिन जब आदमी अपने नीयत से ही फिर जाए तो फिर आप उसे क्या कहेंगे। तो जाकिर ये रुपए लौटाना नहीं चाहता था और पिंकी अक्सर उसको फॉलो किया करती थी, रुपए पैसे मांगा करती थी। इस बात से जाकिर बहुत परेशान रहता था और उसने फिर ये तय किया कि वो पिंकी देवी की हत्या करके 11 लाख रुपयों का हिसाब किताब बराबर कर देगा। असल में पिंकी देवी एक ऐसी महिला थी जिनके पति का निधन हो चुका था और पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर, जिसे कहते हैं ना कंपैशन के ग्राउंड पर, पिंकी देवी को रेलवे में नौकरी मिली थी और जाकिर ने नौकरी दिलाने में पिंकी देवी की मदद की थी। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी थे, तो एक तरह से देखा जाए तो दोस्ती थी और दोस्ती में ही यह गद्दारी का खेल भी हुआ। तो इसी पुरानी मुलाकात, नौकरी दिलाने में मदद करना, इन्हीं सारी चीज़ों की बदौलत पिंकी देवी ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया था और 11 लाख रुपए जैसी भारी भरकम रकम उन्होंने जाकिर को लोन के तौर पर दे दी थी। मगर देखिए जाकिर जो है इस रुपयों के बाद जो है उसकी नीयत ख़राब हो गई, बदल गई और वो रुपए नहीं लौटा रहा था। पुलिस ने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। 20 घंटों में तकरीबन 60 अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की और फाइनली उसे
जाकिर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली और जाकिर ने यह जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि 8 सितंबर को उसने पिंकी देवी को किडनैप किया, धोखे से अपने साथ ले गया, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में लेकर गया सुनसान जगह पर किसी बहाने से, और फिर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद चेहरा बिगाड़ने के लिए अपने साथ लाया गया तेज़ाब उनके चेहरे पर डाल दिया ताकि चेहरा ही बिगड़ जाए और पहचान ना हो पाए। मगर सितम देखिए कि जहाँ पर वो लाश मिली थी उससे कुछ ही दूरी पर पिंकी देवी के बिलोंगिंग्स यानी आई कार्ड और दूसरी चीज़ें भी पड़ी हुई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था और पुलिस ने अपने तौर पर डेड बॉडी को पहचान भी लिया था। लेकिन कई बार होता ये है कि सिर्फ आई कार्ड हो जाने से ही किसी डेड बॉडी की पहचान नहीं होती, क्योंकि कई बार क्रिमिनल जो है किसी केस को नया ट्विस्ट या टर्न देने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो किसी की भी आई कार्ड या कोई चीज़ किसी दूसरे के पास, किसी दूसरे की लाश के पास भी डाल देते हैं। तो ये मामला इस लिहाज से देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी समझदारी से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके तकरीबन 48 घंटों के अंदर कत्ल के इस मामले का खुलासा कर दिया। तो आज की कहानी यहीं तक। आज मैं आप लोगों के जो कमेंट्स है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है, मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ करेंगे। और प्लीज़ जिस तरह से आप मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं, मुझे प्यार देते रहते हैं, उस तरह का सिलसिला जो है आगे भी बरकरार रखेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।